गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। ये बायोलॉजी की क्लास है। एक मिनट। आज एक्चुअली क्या है कि मेरा फोन डिस्चार्ज था, सॉरी, और इस वजह से क्लास लेट हो गया। 10-15 मिनट ज़्यादा लेट हो गया, इंग्लिश क्लास चल भी नहीं पाई। सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से टाइम पर हो जाएंगे। अच्छा ये बता दो आप लोग, क्या नोटिफिकेशन जाता है हमारे यूट्यूब का? अगर मैं लाइव क्लास आता हूँ तो क्या नोटिफिकेशन जाता है क्या? बताओ जरा यार। नहीं सर, नहीं आता। आज मैं कैसे भी हो जाए, आज मैं सिस्टम को पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा मैं ठीक करता हूँ। कल से नोटिफिकेशन वगैरह सब जाने लग जाएगा, ठीक है। कहीं से मुझे लगता है स्टॉप हो गया है, मैं ध्यान नहीं दे पाऊँ, इतना मुझे नॉलेज है नहीं। मैं इसको चेक करवाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम डेली झेल रहा हूँ यार, हर एक दिन एक एक प्रॉब्लम आती है। अभी बता दे, डिजिटल बोर्ड में मेरा मतलब मैं पीपीटी वगैरह जो भी मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है। खुद से ही पढ़ाना पड़ रहा है ना, थोड़ा दिक्कत होती है। चलो ठीक है, देखते हैं, इसको ठीक करवाते हैं, ठीक है। डेली एक एक प्रॉब्लम समस्या है बहुत ज्यादा। एक तो पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, जब काम वर्क करता है तो ठीक ठाक रहता है। सुन लो सभी लोग, ध्यान से मेरी बात समझना। मानव जनन है और मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठा रखा हूँ। क्या उठाया हूँ मेरी बात समझो तुम लोग। मैंने शुरू में थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा था, थंबनेल में ही आप लोगों ने देखा था मैंने क्या लिखा था। मानव जनन के अंदर अंड जनन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सर? अंड जनन। अंड जनन को oogenesis कहते हैं इंग्लिश में। इसको oogenesis, oogenesis नाम देते हैं। अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वैसे oogenesis का भी टॉपिक होता है। इट्स ऑल राइट। हाँ मैं समझ गया, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि oogenesis का प्रोसेस आएगा कहाँ से। अभी सुनो, आज और कल 2 दिन का और लेक्चर है क्लास, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 2 दिन का लेक्चर है, आज और कल का। उसके बाद ये लेक्चर मेरा समाप्त हो जाएगा, इससे ढेरों सारे क्वेश्चन करवा कर एंड कर देंगे। लेकिन कई बच्चों को मेरी आज की बातें नहीं समझ में आएंगी। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप बीच से ज्वाइन कर रहे हो। मेरी बात समझना। अब ऐसा मत कहिएगा सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आएगा आपको, बिलीव करो, लेकिन हाँ थोड़ा कम आएगा। आएगा बट थोड़ा कम आएगा। इट्स ओके, है ना। बाकी धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। कल परसों से आप लोग अगर रेगुलर रहोगे ना, तो समझ में भी आने लग जाएगा। ओके, चलो ऊजेनेसिस। टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं मेरा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, पहले समझ लेते हैं। ये अंड जनन या ऊजेनेसिस का प्रोसेस एक बच्चे के, एक माँ के अंदर, या सॉरी एक फीमेल के अंदर होता क्या, ये ऊजेनेसिस किस में होता, पहले ये भी जान लो। कई बच्चों को पता नहीं रहेगा, ये फीमेल के अंदर होगा। मेल का सारा पार्ट हमने पढ़ रखा था, ये फीमेल के अंदर होता है। ये oogenesis का पार्ट एक फीमेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है, ये भी दिखा दे। पहले बात समझने का प्रयास करो, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं बना पाऊंगा। ठीक, इस तरीके से मैंने क्या बोला, अब एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे अपन।
हालांकि इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर कुछ पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है, बट आप लोग नए हो, थोड़ा सा मैं ये लोकेशन दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं सर। ये 3 लेयर होती हैं, याद रखना। इसको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं भैया? अंडवाहिनी। देखो मेरे भाइयों, अंडवाहिनी अलग होती है और अंडजनन अलग होता है। ओके सर। यहाँ से मैंने एक ओवरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से भी हमने एक ओवरी कनेक्ट कर दिया। ओके, इसका नाम है ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम होते हैं, इसका नाम है ओवरी। अंडाशय, 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 अंडाशय। अंडाशय की प्रक्रिया ही जब यहाँ पर आती है, फैलोपियन ट्यूब, जब इस फैलोपियन ट्यूब में ये यहाँ से निकल करके यहाँ आती है, लेकिन इसी मैकेनिज्म को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अंडजनन। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, दोनों में अलग अलग है अंडाशय और अंडजनन। अंडाशय एक पेयर में होता है, मैं एक फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहां से एक मेल और एक फीमेल, जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म को बनाया था, आपको याद है सेमनीफेरस नली के बारे में बात किया था, आपको याद है टेस्टिकुलर लोब के बारे में बात किया था, फिर उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, फिर कुछ हार्मोन रिलीज हुए तो वो हार्मोन काम किए थे, है ना। हर एक प्रोसेस को हमने बताया था, एक एक चीज को लिंकेड करवाया था, चाहे वो जौन सा प्रोसेस हो। अब वो सारी चीजें कर करके एक स्पर्म बना रहे थे, और जब एक मैच्योर्ड स्पर्म बना था ना स्टूडेंट, तो वो आगे चलकर अपना डिस्फ्यूज हो गया था। लेकिन अब हम ओवम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ओवम बनाने की प्रक्रिया ही अंड जनन कहलाती है। मेरी बात, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, उसी प्रकार ओवम बनाने की प्रक्रिया, ओवम बनाने की प्रक्रिया को हम oogenesis या अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं, सर शुरू से पढ़ा है, पढ़ा रहे हैं सर। शुरू से कैसे पढ़ा सकता हूँ? और बाकी के बच्चे, अगर आपको शुरू से देखना है तो मेरे पिछला लेक्चर देख लो आप। मैं यहाँ शुरू से नहीं पढ़ा सकता ना, शुरू से नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अंडवाहिनी को ना फाइलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फाइलोपियन ट्यूब। तुम भी समझ लो क्या प्रोसेस होता है, लाइफ में कैसे यूज होता है इसका। फाइलोपियन ट्यूब एक नली है, इसको एक नली का नाम दिया गया है। अब एक्चुअली इसका लोकेशन कहाँ होता है, जैसे ना ये अंड जनन होने में करीब करीब कुछ समय लगता है, और जब अंड जनन होता है ना, तो अंड जनन के बाद लास्ट में यहाँ से छटक करके ये यहाँ पर आती है, इस पार्ट को कहते हैं एम्पोला, इसको कहते हैं एम्पोला। मेरी बात समझना, इसको कहते हैं एम्पोला, इसको कहते हैं इस्थमस, आपको याद है इस्थमस, और इसको कहते हैं इनफंडेबुलम, इनफंडेबुलम, इनफंडेबुलम। तीन पार्ट इसके भी होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के भी, फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट होते हैं। ओके, है ना, फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट होते हैं। अब समझने का प्रयास करो, फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्तमस, एम्पोला, अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर ओवम होता है, ओवरी, अंडाशय के अंदर ओवम होता है, ये ओवम बाहर आने की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। ओवरीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंडाशय, ओवरी, ओवरी से ओवम,
को बाहर निकलने थोड़ा मैकेनिज्म है, निकलने की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। अंडजनन कहलाती है। ओके सर, ओवरी से ओवम को बाहर निकलने की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। ये प्रोसेस कब से चलता है? ये सारी प्रोसेस आओ आगे हम देखते हैं, है ना। मैंने छोटी सी चीज को मैंने बताया, एकदम स्मॉलेस्ट चीज को बताया हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना। पहली बात तो ये सर क्या है, इसके बारे में नहीं बताया आपने। इसको जानते हो, गर्भाशय कहते हैं। इसको गर्भाशय कहते हैं। इसको गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय तीन होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सबसे पहली परत को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। तीन परतें होती हैं, पेरीमेट्रियम, दूसरे वाले को मायो मायोमेट्रियम, और अंतिम वाले को एंडो कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ओके, तीन परतें होती स्टूडेंट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तीन परतें होती हैं और तीनों में अलग अलग के प्रोसेस होते हैं। ये अलग अलग सेंस होते हैं। तीन परतें होती है। अब मेरी बात समझो, एक एक पूरा मैकेनिज्म मैं समझाना चाहता हूँ, कैसे ये प्रोसेस आगे चलता है। देखो, बाकी यार मैं शुरू से ज्यादा नहीं बता सकता, मेरी बात समझो तुम। मैं एक फील करा रहा हूँ कि ये जैसी एक फीमेल का पार्ट हो गया, फीमेल का पार्ट है। अब ये गर्भाशय हो गया, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओके सर। और ये क्या है? गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ओवरी होता है। ओवरी जो कैसा होता है? अगुणित होता है सर। अब ये ओवरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। जैसे बाहर निकाल कर एम्पुला वाले पार्ट पर आएगा, तो यहाँ से जानते हो स्पर्म जाएगा। इस वाले पार्ट से, योनि वाले पार्ट से क्या जाता है? स्पर्म। ये स्पर्म, ये स्पर्म, इस तरीके से स्पर्म, इस तरीके से स्पर्म जाते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे छेक लेते हैं। इसके चारों तरफ हो जाते हैं। और जैसे स्पर्म गया, इसकी भेद करके यहाँ यहाँ एंटर करेगा। तो ये भी अगुणित था, ये भी अगुणित। टोटल दोनों मिल गए तो दो गुणित बन गया। दो गुणित यानी सर 46 क्रोमोजोम। एक में सोचो, यन का मान 23 है। यन का मान 23 है तो 2n बराबर क्या होगा? 46 होगा। 46 क्रोमोजोम यहाँ होते हैं। अब तुम सोच लो, 46 क्रोमोजोम ही एक अच्छा खासा इंसान को बताता है। अब वो बात अलग है कि आपकी जो स्पर्म है वो एक्स वाला गया है। मैंने 4 प्रकार की स्पर्म भी बनाया था। मैंने 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, एक मैंने 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ऐसे करके मैंने बनाया था। 4 प्रोसेस मैंने बनाया था और मैंने ये भी बताया था कि भैया स्पर्म कितने बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 4 स्पर्म बनते हैं। तो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे? 100 बनेंगे। हालांकि मैंने बता दिया था ये सारी चीजें। अब ये प्रोसेस जो स्पर्म मैंने कल बनवाया था, कल की क्लास में, वो स्पर्म इस तरीके से जाएगा और इसमें आकर टच करेगा। इस प्रोसेस को जैसे ही टच किया, उसको कहते हैं निषेचन। आगे में आएगा, हर एक पॉट को टच करेंगे, बट फील थोड़ा समझो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कि जैसे स्पर्म यहाँ आगे कनेक्ट हुआ, वैसे इस पूरे प्रोसेस को, और ये कहाँ होता है? एम्पुला वाले पार्ट होता है। तो उसको निषेचन कह लिया करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, है ना। अब आगे देखो, यहाँ तक सर हम लोगों ने पढ़ा दिया था और आप लोगों ने पढ़ भी रखा था। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था स्टूडेंट। स्पर्म की संरचना भी हमने बना दिया था। अब मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग प्लीज। अब इसी प्रोसेस को कैसे बाहर निकलेगा,
इस मैकेनिज्म को मैं समझाने जा रहा हूँ। अंड जनन, अंड जनन कैसे होता है, अंड जनन कैसे होता है, अंड जनन कैसे होता, सारे लोग मेरे साथ लिखने की कोशिश करें। क्या कह रहे हो, हाय गाइस, पढ़ लो भैया। जब भ्रूण मादा के, जब भ्रूण मादा के शरीर में होती है, 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 तब अंडाणु का निर्माण होता है। पहले तो प्रोसेस समझो कब से स्टार्ट हो जाता है, कब से स्टार्ट निर्माण होता है। हालांकि निर्माण होता है, मैंने क्या बोला मेरी बात समझो। जब भ्रूण मादा के शरीर में होती है तब अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कब होता है जानते हो, जब भ्रूण मादा के शरीर में होती है। भ्रूण का मतलब समझे गर्भाशय, है ना, तब अंडाणु का निर्माण होता है। इट्स ऑलराइट। अच्छा बहुत छोटा लिख रहा हूँ क्या, मैं तो अपने अनुसार बड़ा ही लिख रहा हूँ यार, तुम लोग थोड़ी जूम आइडिया करो। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आप लोग जूम कर लिया करो ना, ये एक बात प्रोसेस तो है, थोड़ा आप लोग जूम करिए। जर्मिनल, जर्मिनल जो भी होगा बताना। जर्मिनल, एक जर्मिनल उपकला, ये एक दीवार है, भ्रूण में एक दीवार होती है, मैं दीवार को बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा फील करना। हालांकि ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि समझ में ही नहीं आए। ये oogenesis, अंड जनन में हिंदी में लिख दो, अंड जनन, ठीक है, अंड जनन। अब देखो जर्मिनल उपकला को भी कोई चीज टॉर्चर करेगा, ऐसा नहीं कि खुद से होने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा खुद से होने लग जाएगा, है ना। अब देखो इस जर्मिनल उपकला में उगोनिया होती है, एक मिनट इसको उगोनिया, उसगोनिया, उगोनिया, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था ऐसे उगोनिया। उगोनिया को कोई हार्मोन रिलीज होता है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो 1 डिग्री प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे वहां मैंने बताया था प्राथमिक, प्राथमिक oocyte, उगोनिया, प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte। अब ये जो प्राथमिक उपसाइट है जर्मिनल उपकला, अ, जर्मिनल उपकला ये जो होती है यहाँ पर, जर्मिनल उपकला ये इस तरीके से, इसको उगोनिया कहते हैं। उगोनिया के अंदर प्राथमिक oocyte बनता है, इसके अंतर्गत प्राथमिक oocyte बनेगा, और प्राथमिक oocyte बनेगा, ये आपके भ्रूणी अवस्था में होता है। जब एक महिला भ्रूणी अवस्था में होती है, भ्रूण में, भ्रूण में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भ्रूण, भ्रूण अवस्था में,
भ्रूण अवस्था, भ्रूण में अवस्था, भ्रूण अवस्था में उगोनिया के अंदर प्राथमिक oocyte बनता है, प्राथमिक oocyte बनता है। लेकिन यही मैं बगल में यौनवा अवस्था, 3 अवस्थाएं करूंगा। यौनवा अवस्था, ये यौनवा अवस्था में क्या होता है सर? यौनवा अवस्था इसमें कैसे होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भ्रूण अवस्था में वो गोनिया के अंदर प्राथमिक oocyte बनता है, ऐसे यौनवा अवस्था में कैसे होता है? प्राथमिक oocyte के डबल हो जाएंगे, प्राथमिक oocyte के डबल हो जाएंगे यौनवा अवस्था में। देखो, प्राथमिक oocyte एक पोलर बॉडी बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, मियोसिस कर दे रहा हूँ, तब दो होगा ना। इस चीज का मैं मियोसिस करूंगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किया तो प्राथमिक oocyte का अर्धसूत्री विभाजन करूंगा तो ये दो बनेगा। एक को कहते हैं पोलर बॉडी। एक सेकेंड, इधर थोड़ा कर देना ज्यादा। चलो ठीक है। क्या बोल रहे हो? एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। सर ये क्या है? ये 2 डिग्री oocyte है या द्वितीयक oocyte, मैं यहाँ लिख दे द्वितीयक, हिंदी में लिखूं द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte, ये द्वितीयक oocyte है। ये पोलर बॉडीज है, ध्रुवी का इसको बोलते हैं। 1 डिग्री ध्रुवी, इसको ध्रुवी का है कहते हैं। अभी बताओ इन दोनों का मतलब क्या है? ध्रुवी का है, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मैंने अर्धसूत्री विभाजन किया वैसे ये 2 डिग्री oocyte मिला, यानी सेकेंडरी द्वितीयक oocyte, और ये ध्रुवी का है मुझे मिला, है ना। अब उसका पुनः मैं 2 डिग्री का मैं कर दूंगा तो ये आगे चलकर अंडाणु का रूप धारण कर लेगा। अब देखो, इसका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मैंने कर रखा था, है ना? ये अर्धसूत्री विभाजन हमने फर्स्ट किया था। अब देखो इसका ना, ये 2 डिग्री का है। अब ये पुनः आगे चल करके ये किस में बदल, अंडाणु में बदल गया। ये अंडाणु, ये अंडाणु में बदल गया। और ये सेकंड, 1 मिनट, ये सेकंड ध्रुवी का है, ध्रुवी, ये सेकंड ध्रुवी का में बदल गया और ये अंडाणु में बदल गया। मुझे बनाना क्या था? अंडाणु बनाना था। किससे बनाना था? इसी से बनाना था, अंडाणु। ये तो प्रोसेस ये रहा, ठीक है। अब आगे के प्रोसेस में बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। पहले तो एक काम कर लो, आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस डालो। एक काम करो, पहले मेरे साथ लिखो आप, नहीं तो फिर इधर उधर। चलो पहले इतना बनाओ, पर तो फिर आगे चलता हूँ। पहले इतना कॉपी में बना कर वाई का मैसेज देता हूँ। ओके चलो। पुट्टिकाओं का निर्माण, अब हेडिंग लगा लेंगे,
पुट्टिकाओं का निर्माण। पुट्टिकाओं का निर्माण। एक बार लॉन्ग लिख लो फिर शॉर्ट में करवा दूंगा, लेकिन एक बार लिख लो फिर समझा दे, थोड़ा मैकेनिज्म है, समझना पड़ेगा पुट्टिकाओं का निर्माण। अब ये निर्माण कैसे होता है, पुट्टिकाओं का निर्माण कैसे होगा, अब मैं वो बता रहा हूँ। एक एक प्रोसेस को मेरे साथ अगर आप लिखते चलेंगे तो सही रहेगा। यौनवावस्था में शुरू होता है, यौन अवस्था, यौन अवस्था में शुरुआत होती है, में शुरू हो जाता है, यौन अवस्था में शुरू हो जाता है। अब क्या शुरू होना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये यौनवावस्था में पुट्टिकाओं का निर्माण कब होगा? जब यौन अवस्था धारण कर लेगा तब। ठीक है, यौन अवस्था में धारण कर लेगा तब। अब ये इस पर जानते हो, ये यौनवावस्था में शुरू तो हो जाता है, लेकिन काम कौन करता है भैया? पुट्टिकाओं को ग्रो करवाता है FSH। ये हार्मोन ऐसा होता है जो पुट्टिकाओं को, पुट्टिकाओं पुट्टिकाओं को ग्रो, ग्रो यानी वृद्धि करवाता है, वृद्धि करवाता है, वृद्धि करवाता है। यौनवावस्था में शुरू होकर FSH पुट्टिकाओं को वृद्धि करवाएगा। बहुत छोटा है। हम्म। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं बहुत बड़ा लिखूंगा तो फिर हो गया, हो भी तो नहीं पाएगा, और समझ में भी तो आ रहे हैं यार, ऐसे कैसे? मैंने शुरू में बोला ना बीच का टॉपिक है, तुम लोगों को कैसे मैं समझाऊंगा? बीच का टॉपिक है, बस इसको निपटाना ही पड़ेगा ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको छोड़कर और कोई दूसरा बताना स्टार्ट कर दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। यौनवावस्था में शुरू हो जाता है, पुट्टिकाओं को वृद्धि कर देता है। ठीक है। जन्म के समय, ध्यान देना मेरी बात, जन्म के समय मिलियन में इसकी संख्या, पुट्टिकाओं की संख्या होती है। जन्म के समय, जन्म के समय पुट्टिकाओं की संख्या, आप सोच लो, पुट्टिकाओं की संख्या मिलियन में होती है, मिलियन में होती है। मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि यौनवावस्था में शुरू जब होता है फिर से तो पुट्टिकाओं की वृद्धि कर देता है, और जन्म के समय पुट्टिकाओं की संख्या मिलियन में होती है। यानी सोच लो, जो जन्म होता है तो पुट्टिकाओं की संख्या ढेरों सारे होती है, लेकिन आगे चलकर सिर्फ एक बचता है, जहां से हमें ओवम बनाना पड़ता है, जहां से हमको ओवम बनाना पड़ता है ना? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए तो आगे चलो, देखो समझो मेरी बात। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जूम हो रहा है। मैंने बोला जब भ्रूण मादा के शरीर में होती है तब, जब अंडाणु का निर्माण, देखो भ्रूण मादा के शरीर में होगा ना, तभी अंडाणु का निर्माण होगा। अब सोचो, जब भ्रूण माता के शरीर में भ्रूण बना ही नहीं, गर्भाशय हुआ, प्रेगनेंसी धारण किया ही नहीं, तो क्या कभी ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सब होने का प्रोसेस तभी है जब होगा ऐसा। जर्मिनल उपकला एक पतली सी परत होती है, जर्मिनल उपकला जो उसके ओगोनिया, जहाँ प्राथमिक oocyte जन्म लेता है। क्यों लेता भी बता रहा हूँ। अब उसके बाद यौनवावस्था में प्राथमिक oocyte का अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का प्रोसेस आप पढ़ोगे 11th क्लास में। अर्धसूत्री का मतलब आधा कर देना। अब देखो, प्राथमिक oocyte को दो भागों में बांट दिया भैया, जैसे मान लीजिए प्राथमिक ये oocyte है, प्राथमिक oocyte है, प्राथमिक oocyte को एक पोलर बॉडीज में कर दिया, और एक को सेकेंडरी oocyte में कर दिया, द्वितीय oocyte में। ठीक है।
अब सेकेंडरी oocyte आगे चल करके पुनः ध्रुवीकाय बना लिया और एक अंडाणु बन गया। अब ये अंडाणु के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि यौनावस्था में ये अंडाणु ये पुट्टिका के रूप में या फिर पुट्टिकाओं को ग्रो करता है। जन्म के समय पुट्टिकाओं में संख्या जन्म के समय मिलियन में होती है। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। सर पुट्टिका क्या होती है? पुट्टिकाएं एक्चुअल में पुट्टिकाओं का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ पर देख लो, अब नहीं है। पुट्टिकाओं का मतलब होता है जिसमें ओवम होते हैं, जिसमें ओवम का निर्माण होता है। पुट्टिकाओं का मतलब एक घर होगा, ठीक है, जिसके अंदर इंसान रहते हैं। तो मैं पुट्टिकाओं अभी फिलहाल को तुम्हारे पर्पज से मैं बताऊं तो पुट्टिका का मतलब होता है एक घर, उसके अंदर है ओवम, उसके अंदर अंडाणु या जिसके अंदर अंडाणु होंगे उसे पुट्टिका कहते हैं। ये भ्रूणी अवस्था में ना बचपन में ना मिलियन में होते, लेकिन धीरे 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 ये ग्रो होते होते ना सिंगल बचता है, ढेर सारी नहीं बच पाती है ना। अब देखो इन सब पर, अब इन सब पर मैं एक बना रहा पुट्टिकाओं को मैं बना रहा हूँ, मैं अलग अलग पेन करके बनाऊंगा बट बना रहा हूँ अलग करके। देखो पुट्टिकाओं के बारे में बता रहा हूँ, ये पुट्टिकाओं के बारे में अलग अलग करके पेन बनाऊंगा तो आपको ज्यादा फीलिंग आएगी। ये जर्मिनल कुछ इसके आगे के चैप्टर सब समझ में आएंगे, पर थोड़ा सा अब बीच का है तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं सर तेज बोलिए ना, सर तेज बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब तेज बोलूंगा। लो, FSH भैया, ए पर जाएगा तो ये प्राथमिक पुट्टिका है। सर ये प्राथमिक पुट्टिका है, प्राथमिक पुट्टिका। एक मिनट, ये प्राथमिक पुट्टिका है, पुट्टिका, ये प्राथमिक पुट्टिका है। उसके अंदर की जो परत रेड वाली है भैया, रेड वाली को ग्रेनुलोसा बोलते हैं, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा की परत होती है। एक परत है देखो, प्राथमिक पुट्टिका के अंदर ग्रेनुलोसा की परत होती है, इस बात को ध्यान देना। और फिर उसके बाद ये प्राथमिक, यहाँ पर जाओगे तो ये प्राथमिक oocyte है, प्राथमिक, प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte है। अब सारा का से देखो, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कहाँ से आया? ब्रेन से आया है। आप लोग जानते हो ये कहाँ से आया है, ठीक है। एक्चुअल में ब्रेन से हाइपोथैलेमस ने दो प्रकार के LHFSH निकाला। FSH जो है ये जर्मिनल कोशिकाओं पर काम किया, प्राथमिक पुट्टिकाओं पर काम किया। और प्राथमिक पुट्टिका के अंदर ग्रेनुलोसा परत होती है, ग्रेनुलोसा के अंदर प्राथमिक oocyte होगा, प्राथमिक oocyte होगा। ठीक है, प्राथमिक oocyte बन गया तो द्वितीयक oocyte, द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण कर लेते हैं। और द्वितीयक तब ग्राफियन पुट्टिका, ये प्राथमिक पुट्टिका है। इसके बाद मैं द्वितीयक पुट्टिका बनाऊंगा इसी प्रकार से। इसके बाद मैं द्वितीयक पुट्टिका बनाऊंगा, देखो। ये परत है इस तरीके से। अब देखो द्वितीयक, इस तरीके से हमने इसका नाम रख दिया द्वितीयक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका। द्वितीयक पुट्टिका और ये द्विगुणित,
ये 2 गुणित हो गई। द्वितीयक पुट्टिका और ग्रेनुलोसा तो होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कह रहे? हम्म 5:30 बज गए हैं। हम्म ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो है ग्रेनुलोसा है, मल्टीपल ग्रेनुलोसा, मल्टीपल मल्टी मल्टीपल ग्रेनुलोसा। ये मल्टीपल ग्रेनुलोसा का मतलब क्या होता है भैया? सुनो सुनो, प्राथमिक वाले में केवल एक ग्रेनुलोसा की परत थी, लेकिन यहाँ देखो कई ग्रेनुलोसा की परतें आ गई। मल्टीपल का मतलब कई ढेर सारी ग्रेनुलोसा की परत, कई ढेर सारी परतें हो गई हैं। अब सुनो, उसके बाद ये कैसा होता भैया? ये प्राथमिक ओसाइट, इसको प्राथमिक ओसाइट ही कहेंगे, प्राथमिक ओसाइट, प्राथमिक ओसाइट का नाम देते हैं। अब देखो, यहाँ से मैं तृतीयक बना लूंगा इसी प्रकार, इसी प्रकार मैं तृतीयक बना लूंगा, ठीक है। इसी प्रकार प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इसमें भी मल्टीपल स्क्रीन होंगे। मैं इसको यहाँ से स्पेंड कर रहा हूँ। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अभी सब एक एक करके लिख दूंगा। ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक में बना ले रहा हूँ, है ना। और तृतीयक वाले में मामला अलग हो जाएगा। हटाओ यहाँ से। तृतीयक पुट्टिका ना, ये तृतीयक पुट्टिका है, तृतीयक, ये तृतीयक पुट्टिका है। अब ये तृतीयक पुट्टिका कहाँ जाएगी भैया? हाँ सर, आज लेट हो गया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक गुहा है, इसको इसको गुहा कहते हैं, एक गुहा है। और ये परत है, कौन सी परत है सर जी? इसको ग्रेनुलोसा कहते हैं ना। ओके, ग्रेनुलोसा, इसको ग्रेनुलोसा कहते हैं। और ये एंटर की गुहा है, एंटरम। एंटरम का मतलब क्या होता है? एंटर, एंटर गुहा होती है। और ये द्विगुणित होता है, ये भैया इससे होता है, ठीक है। 1 डिग्री उस साइड। एक कह रहा है कि मैं आज लेट से आ गया था, कोई बात नहीं। FSH यहाँ आया, काम किया। प्राथमिक देखो, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक पुटिका है। अब तृतीयक के बाद ग्राफियन बना रहा हूँ, ये लास्ट है, ये लास्ट है ग्राफियन। देखो, अब ये गर्भाशय की बनने की तैयारी हो रही है, ग्राफियन। इस तरीके से बना लेते हैं, ये ग्राफियन हो, ओके। ये ग्राफियन है, यहाँ से मेरी बात समझना, यहाँ से ढेरों सारे ऐसे बनेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, ओके। और बीच में मैं यहाँ पर जगह छोड़ दे रहा हूँ, इस तरीके से, इसको एंट्रम कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये है। और इसके चारों कुछ कुछ परतें आ जाती हैं भैया, इसके चारों तरफ कुछ परतें होंगी। इस परत को क्या नाम देते हैं? एक परत होती, इस तरीके से भर जाता है। ये कुल मिलाकर गर्भाशय
में कैसे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बात करते हैं। सबसे ऊपर ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुलोसा की परत होती है। ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुलोसा की परतें होती हैं। इट्स ऑल राइट। राधे राधे। चलो ठीक है। कह रहे बीच से होना नहीं समझ में आएगा, एक्चुअली डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम है। लेकिन अभी बना लो, फिर मैं समझा दूंगा। अभी एक काम करो, मेरे साथ पहले बना लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लो। बैटरी लो, लगाओ यार। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब सुनो मेरी बात। अभी मैंने आपको ये चीज बताया था, यहाँ पर ये अंडो उत्सर्ग है, ये देख रहे हो आप। अब सुनो मेरी बात, इसको कहते हैं अंडाशय, अंडाशय में अंडो उत्सर्ग होता है। ये 14वें दिन होता है, 14वें दिन एलएच हार्मोन रिलीज करेगा। अब सुनो, मैंने अभी बताया आपको, एक सेकंड में थोड़ा सा। अब देखो, अब थोड़ी सी पॉइंट लिखो। 14 डेज पर, 14वें दिन पर अंडो उत्सर्ग होता है। अंडो, अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग होगा। कैसे होगा भैया? देखो, कह रहा है 14वें दिन अंडो उत्सर्ग होगा। क्योंकि जानते हो, क्योंकि उस समय एलएच का स्तर हाई हो जाता है। क्योंकि एलएच हार्मोन, एलएच, या एलएच को हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का स्तर हाई हो जाता है। एलएच का स्तर हाई, जब एलएच का स्तर हाई हो जाएगा, तो 14वें दिन ग्राफियन पुट्टिका जो थी, मैंने अभी ग्राफियन पुट्टिका बनाया था, ये इतनी मैच्योर होकर फट जाती है। और फटती है ना ग्राफियन पुट्टिका, सुनो मेरी बात। अभी जो मैंने ग्राफियन पुट्टिका बनाया था, ग्राफियन, ग्राफियन पुट्टिका जो मैंने बनाया था, पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका मैच्योर हो जाती है एकदम। एलएच का स्तर जैसे ही हाई हुआ, वैसे ही ग्राफियन पुट्टिका आपका काम करेगा। और ग्राफियन पुट्टिका मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद फट जाती है, फट जाती है, और फट जाती है। और फटने के बाद जानते हो, इसमें से ओवम बाहर निकल जाता है। ओवम, ओवम बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल करके, जैसे देखो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, क्योंकि एलएच का स्तर हाई हो जाता है। एलएच का स्तर ज्यादा हो जाएगा, तो ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी। ग्राफियन पुट्टिका फटेगी तो ओवम बाहर निकल जाएगा। अब तुम सुनो मेरी बात, मैंने अभी आपके सामने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था, अगर याद हो तो अच्छी बात है। अब एक्चुअल में यहाँ पर तुम सोचो, यहाँ पर जो भी था, इस बाहर इसके अंदर जो एन है, ओवम है, इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया अंडोजन कहलाती है। बाहर तब निकलेगा जब 14 दिन तक हो जाएगा ना, उसके बाद एलएच का स्तर ऑटोमेटिक हाई होने स्टार्ट हो जाता है। एलएच का स्तर हाई होगा, तो ये बाहर, ये टूट कर बाहर, जब ग्राफियन एकदम मजबूत हो जाती है, तो ये बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल कर कहाँ आएगी? इस अंगुली नुमा से तरफ, यहाँ से सीधा एम्पुला में आकर यहाँ पर वेट करती है किस चीज का? यहाँ पर आने के बाद वेट करती स्पर्म का। अगर यहाँ से यहाँ योनि वाले पार्ट से स्पर्म गया, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ टुकड़ी बना लेगा ये दोनों आपस में, और इस प्रोसेस को निषेचन कह देंगे। आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा निषेचन,
आगे का टॉपिक जो है निषेचन कैसे होता है। अभी ये मुझे बता दो, मैं जानता हूँ समझ में ज़्यादा तो आया नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस कुल मिला के ये समझ लो कि ग्राफियन पुट्टिका मजबूत होगी तो एलएच जो है स्तर हाई हो जाएगा। एलएच का स्तर हाई हो गया तो ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ फोड़ देगा, ऑटोमेटिक वो फट जाएगी। और जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका फटेगी ना, उसके अंदर जो भरा है ओवम, ये ओवम बाहर निकलेगा। ओवम बाहर निकल करके ये यहाँ आएगा, ये झालर फिम्बरी नुमा ऐसे सदृश होते हैं, वो कवच कर लेगा, उसे पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद धीरे 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 वो यहाँ एम्पुला में आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आ जाते हैं। और जब एम्पुला में आते हैं ना, तो एम्पुला में वो वेट करते हैं 1 से 2 दिन तक स्पर्म का। अब यहाँ से स्पर्म जाएगा और इसके साथ कांटेक्ट कर लेगा। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे ना, तो वो द्विगुणित हो जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब यहाँ से सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ बना, अब यहाँ द्विगुणित बना, अब 2 से 4 बनेगा, 4 से 12 चार, 2 से 4, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, और 32 बनकर यहाँ आकर चिपक जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ आकर चिपकेगा, धीरे 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 ग्रो कर जाएगा और ये 9 मंथ का हो जाता है। जब ये 9 मंथ का हो जाएगा, तब एक अच्छा खासा बेबी योनि के पार्ट से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस कैसे होंगे जब तक ओवम बाहर नहीं निकलेगा। ओवरी के बाहर, ओवरी के अंदर ओवम होता है। ओवम अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या यहाँ जा पाएगा ओवम? और जब ओवम ही नहीं गया तो स्पर्म के आने जाने से कोई मतलब नहीं है। ओवम एम्पुला वाले पार्ट पर वेट करता है, पहले बन करके रेडी हो जाता है। अब इसके बाद मैं एक प्यारा सा टॉपिक आज नहीं कल बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तो चक्र। देखो ये टॉपिक को मैं कल दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, शॉर्टली में रिवाइज करवाऊंगा एकदम अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में तो आप ये समझो कि ये रही ओवरी। ओवरी को ये ओवरी ग्राफियन पुट्टिका में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा मैंने बताया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और तृतीयक बाद ग्राफियन पुट्टिका। और ग्राफियन पुट्टिका मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर जब हो जाती है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, फट जाएगी। और जब फट जाएगी तो इसके अंदर ओवम निकल जाएगा, और ओवम निकलेगा तो सीधा यहाँ आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आ जाएगा, और इधर से ये स्पर्म जाएगा और आपस में कांटेक्ट करेंगे, बाहर निकलेगा। तब ये यहाँ पर आकर चिपकेगा, धीरे 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 मंथ जैसे बीतता जाएगा, एक माँ का रूप धारण कर लेगी। बस। ओके, रज्जु चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कल कराएंगे। अब मेरी बात समझो, अब उसके बाद जो बच जाता है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करता है। अब इसके बाद जो ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है, ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वहां से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी निकलते हैं, ये दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दो हार्मोन, इन दोनों हार्मोन के बारे में अपन कल बताएंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है। इन दोनों हार्मोन के बारे में कल अपन जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन कल बताएंगे, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक था मैंने बहुत ज्यादा नहीं छिड़खानी किया है, क्योंकि थोड़ा सिस्टम खराब है, इस वजह से इमेज वगैरह मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ तो इमेज वगैरह बस दिखाऊंगा ना, वीडियो के क्लिप द्वारा दिखाऊंगा ना, तो आपको आपके माइंड में धस जाएगा। ये प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जिस समय मैं इमेजिनेसी द्वारा दिखाने स्टार्ट कर दूंगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा में इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू चल रहा है, नहीं पकड़ रहा है ना, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन बिलीव करो, अगर आप बीच से आए हो, सोचो लेक्चर एंड होने वाला है, लेक्चर खत्म होने वाला है, मतलब समझ लीजिए कल तक खत्म कर दूंगा, कल तक लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। अब तुम सोच लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि यार लास्ट लेक्चर में चलूंगा तो क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, 1-2 दिन में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। बायोलॉजी अगर ना समझ में आए तो कहना तो। ठीक है, ठीक है, चलो।
आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर रीजनिंग की क्लास जिस चीज़ को पढ़ना है, वो अगले 10 मिनट में जुड़ेगा।